हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो बहुत कम मौके देता है यूपीपीसीएल बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए कि एई की वो पोस्ट निकाले और एग्जाम कराए। लगभग 1.5 साल बाद मोटा मोटी आपकी ये वैकेंसीज आ रही हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये वैकेंसीज किसके लिए हैं। तो जिन बच्चों ने बीटेक की हुई है इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो भी कॉम्बिनेशन दोनों होते हैं, ठीक है, या आपने सीएस से कंप्यूटर साइंस या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीटेक कर रखी है, या फिर ईसी से या मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या फिर टेलीकम्युनिकेशन से बीटेक कर रखी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, तो बिल्कुल आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्म आप भर सकते हैं। देखिए, अनरिजर्व वाले बच्चों के लिए 24 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 हैं, 14 बच्चे यूपीपीसीएल नॉन क्रीमी लेयर के लिए हैं। ऑब्वियसली ये कैटेगरी का फायदा उन्हीं को मिलेगा जो यूपी डोमिसाइल के रहेंगे। एससी 30 सीटें हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, 8 सीटें बच्चे अनरिजर्व जनरल वाले बच्चों के लिए हैं, और 1 सीट बच्चे किसके लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है, और 2 सीट्स यूपीपीसी ओबीसी एनसी मतलब नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए है, और 3 सीटें एससी वालों के लिए है। ठीक है, तो ऑब्वियसली टोटल सीट्स निकालेंगे तो ये सब प्लस होंगी, बट अभी जो जिस कैटेगरी से भरेगा उनके लिए स्पेसिफिक उन्होंने बता दिया है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए बच्चे 12 हैं यहाँ पर। ठीक है, 12 सीट्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 2 हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, 6 हैं ओबीसी के लिए, और 4 हैं एससी एसटी के लिए। इन्होंने साफ यहाँ पे मेंशन किया है कि वो वैकेंसीज बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, वो वैकेंसीज बढ़ा घटा सकते हैं, वो उनके हाथ में है। ऑब्वियसली कंपनी के हाथ में रहता ही है कि वो वैकेंसी बढ़ा घटा सकते हैं। अब हम लोग बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, भाई पैसा कितना मिलने वाला है। पे स्केल देखिए रिवाइज होके है, 7th पे कमीशन आप लोगों का लगा के उन्होंने रिवाइज करके ही बोला है कि भैया आप आओगे आपको रिवाइज होके ही पैसा मिलेगा, है ना। बाद में आंदोलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, रिवाइज होके ही 7th पे कमीशन में मिलेगा। और वो कितना मिलेगा बच्चे आपको, इन्होंने बोला है लगभग 59,500 मतलब 60,000 लगभग आपकी सैलरी होगी, जिसमें डियरेंसेस और अलाउंसेस ऑब्वियसली जो भी यूपीपीसीएल देता है वो बात की बात है। ठीक है, ऑब्वियसली मैं आपको बता दूं कई मेरे जानने वाले यूपीपीसीएल में है, एई में है, और लगभग पहली सैलरी आराम से 70-72 तक पहुंचती है ना। वो भी पहले वाले ज्वाइनिंग की बात कर रहा हूँ, अभी तो थोड़ी ज़्यादा भी जा सकती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात अगर मैं करूँ, बच्चे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, देखिए सिंपल सी बात है, आपको सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की, मतलब तो ऑब्वियसली बात है जो यूपी के बच्चे हैं, मतलब एक्चुअली जिनके 10th में हिंदी रही होती है वो सब भर सकते हैं इस फॉर्म को, अब वो चाहे किसी भी स्टेट के हो। जिन्होंने 10th में हिंदी रहती है, अब 10th में हिंदी अमूमन देखिए यूपी, एमपी, बिहार, गुजरात कह रहा हूँ, ये राजस्थान, दिल्ली, है ना, दिल्ली, हरियाणा, इन सब के 10th में हिंदी रहती है, तो इन लोगों को प्रॉब्लम खास नहीं होती। प्रॉब्लम होती है जैसे पंजाब हो गया, है ना, इनके 10th में हिंदी नहीं होती, तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, इनके हिंदी नहीं होती 10th में। तो जिनके 10th में हिंदी नहीं होती वो लोग अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनको एक यूपी का भाषा विभाग का सर्टिफिकेट चाहिए होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे नोटिफिकेशन आ गया, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तक पे अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, इसका मतलब आपका एग्जाम नोटिफिकेशन से कई हद तक पहले, अब देखिए लगभग 2, 2.5, 3 महीने में ये पेपर हो जाएगा। एक्चुअली पेपर तो इन्होंने जो डेट दे रखी है वो 2 महीने की दे रखी है। अब मान लो 6-7 महीने ये उसमें भी लगा दें, किसमें, मतलब वो लगभग 1 महीने लगभग ये पेपर रिजल्ट वगैरह निकालने में भी लगा दे, तो 3 महीने में प्रोसेस खत्म हो जानी है। अब बात यह है कि जब ये 3 महीने में प्रोसेस खत्म होनी है तो जाहिर सी बात है आप भाषा विभाग का पेपर कब क्लियर करेंगे और कब वो सर्टिफिकेट देंगे, तो इसीलिए इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता है। आपको सर्टिफिकेट अगर किसी भी, आपको, मेरे कई जानने वाले भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किसी दूसरी स्टेट का लैंग्वेज का पेपर क्लियर किया और फिर जाके वहां पे जॉब हासिल करी, तो उन्होंने जो लैंग्वेज का पेपर क्लियर किया ना वो कभी भी नोटिफिकेशन आने के टाइम पे नहीं किया, क्योंकि वो खुद बताते थे कि 4-5 महीने लग जाते हैं पेपर क्लियर करना लैंग्वेज का, फिर उसके में सर्टिफिकेट आना, मतलब 4 महीने लगभग लग जाते हैं। तो कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि नोटिफिकेशन आए और तब आप लैंग्वेज वालों का पेपर क्लियर करें, है ना, वो आपको पहले से ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो जाता है और बात सीधी सी ये समझ में आती लास्ट में कि भाई आप नहीं भर सकते, सीधी सी बात है। ठीक है, तो जो अदर स्टेट वाले हैं उनके साथ लैंग्वेज का पेपर क्लियर करने की बात रहती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले जो मिक्स्ड डिसिप्लिन वाले हैं वो भी, मतलब डिग्री जो कंबाइंड रहती है वो भी क्या कहते हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी देखिए बीटेक वालों को जेई वाली वैकेंसीज में अलाउड नहीं किया गया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये एक मौका मिल जाता है, जो भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो कंबाइंड ब्रांचेस हैं वो भर सकते हैं इसमें ना। ठीक है, अब ये बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन के लिए बात करें तो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो भर सकते हैं। ठीक है, फिर
कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं, और जो भी मिक्स्ड डिसिप्लिन है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की और कम्युनिकेशन की और टेलीकम्युनिकेशन की, इनकी जो भी मिक्स्ड डिसिप्लिन जितनी भी हो सकती हैं वो भर सकते हैं, सीधी सी उन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस की बच्चे बात करेंगे। कंप्यूटर साइंस के लिए इन्होंने बोला है बच्चे वही है, कंप्यूटर साइंस की डिग्री इंजीनियरिंग वाली होनी चाहिए या आईटी की डिग्री इंजीनियरिंग वाली होनी चाहिए, या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आपने किया हुआ है तो वो होना चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। उसने फिर इसमें बात करी हुई है कि देखिए हम लोग मेन मुद्दे की बात करते हैं, एज की बात कर लेते हैं। एज आपकी बच्चे 40 तक होनी चाहिए 1 जनवरी 2021। ठीक है, 2021 इन्होंने मेंशन किया है, तो ये जो 2021 निकल गई उसकी बात हो रही है, वहां तक 40 ईयर होनी चाहिए। फिर इसने बोला है कि रिलैक्सेशन जो ये देगा है ना, रिलैक्सेशन अगर आपकी कैटेगरी है 5 साल ओबीसी में मिल जाएगा आपको, है ना, फ्रीडम फाइटर है तो 5 साल का मिल जाएगा। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज है ना, उन्होंने क्या कर दिया, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को भी 5 साल की दे दी, एससी एसटी को भी 5 साल की दे दी। लो इस बार ओबीसी को 3 साल की होती थी अमूमन, लो इसमें थोड़ा सा अलग इन्होंने कर दिया है। ठीक है, बट ये भी है, उन्होंने लास्ट में लिख दिया कि मैक्सिमम एज बच्चे आपकी 55 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, है ना, 55 से, हालांकि मतलब रिलैक्सेशन लेते लेते 55 की नहीं होनी चाहिए, इतने टाइम तक तैयारी और पेपर देता ही कौन है ना, कोई एक आध रेयरली हार्डली होता होगा। खैर, रिजर्वेशन जो भी गवर्नमेंट देती है वो मिलेगा। अब यहां पर कुछ मुद्दे की बात कर लेते हैं, आपके पैट सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, यहां पर सिलेबस इसने हालांकि आगे मेंशन किया हुआ है, ध्यान से देखिए, साफ इसने बोल दिया 75% क्वेश्चन बच्चे इंजीनियरिंग लेवल के आएंगे, मतलब टेक्निकल आएंगे, 10% क्वेश्चन जीके जीएस के होंगे, 10% क्वेश्चन बच्चे रीजनिंग एप्टीट्यूड के होंगे और 5% क्वेश्चन बच्चे हिंदी के होंगे। तो मैं सीधी सीधी मोटा माटी यहां पर बात करूं, ठीक है, तो आपका पेपर में 75% क्वेश्चन बच्चे टेक्निकल, 75% लिख रहा हूं, 75 क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, गलत मत समझ लीजिएगा ना। ठीक है ना, 10% क्वेश्चन जीके के लिखेंगे। हालांकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, 2 बार से लगातार ऐसा हो रहा है कि ये पेपर का पैटर्न एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं बताता, और एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी जो पेपर गया उससे ठीक पेपर पहले 2019 में आई थिंक या 18 में, पता नहीं इसने क्या किया था, जो पेपर पैटर्न बोला था उसके ठीक अलग दे दिया था। हाँ, बट इसमें परसेंटेज वाइज चीजें ठीक दी थी, जैसे 75% टेक्निकल बोल रहा है ना, तो 75% टेक्निकल जरूर दिया था उसने, संख्या वाइज चीजों को अलग कर दिया था। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें 75% टेक्निकल की, तो 75% टेक्निकल आएगा पेपर में, 10% जीके आएगा, जीके जीएस आएगा, जिसमें कि ऑब्वियसली थोड़ा सा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। अब हम लोग बात करें 10% ही रीजनिंग आएगा। ठीक है, इसीलिए ये बोलता ही नहीं है, कभी यूपीपीसीएल बोलेगा ही नहीं आपको कि मैं इतने क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि 2 साल पहले की या 2.5 साल पहले का पेपर की बात है, उसमें इसने बोला था कुछ 150 क्वेश्चन, दे दिए थे 120 क्वेश्चन। मैं बार बार उसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, 10% रीजनिंग रहेगी और बच्चे 5% क्या रहेगा, 5% बच्चे जनरल हिंदी रहेगी, 5% जनरल हिंदी रहेगी आपकी। ठीक है, ये रहेगा आपका। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग बच्चे 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो एक आसान नेगेटिव मार्किंग रहती है, मतलब आप इसमें खेल सकते हैं। जब भी उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो मतलब जैसे कभी कभी 2-4 क्वेश्चन फंस जाते हैं जिसमें आपको तुक्का भी लगाना होता है, तो आप लॉजिकल तुक्का मैं कह रहा हूं, किस्मत के आधार पे नहीं, वो आप यहां पर लगा सकते हैं, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो एक बात ध्यान से देखिए, इसमें इंटरव्यू भी है, ये बात को आपको समझनी पड़ेगी। 2 टाइम्स ज्यादा इंटरव्यू के लिए बच्चा बुलाया जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल जनरल की 24 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल की। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए 48 बच्चा बुलाया ही जाएगा, कम से कम 2 टाइम्स तो ज्यादा बुलाया ही जाएगा। तो जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा वो दुगने बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे, जैसे जनरल के लिए 24 थी तो 48, और जैसे ओबीसी के लिए 14 थी तो 28 लगभग बच्चा बुलाया जाएगा उस कैटेगरी का। ठीक है, तो इंटरव्यू देना पड़ेगा आपको यहां पर, और क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है उसके बाद ही सिलेक्शन होगा। अब देखिए इसने सिलेबस की बात करी है कि जो इंजीनियरिंग का सिलेबस है उसने साफ, देखिए यूपीपीसीएल अभी पिछले 3 बार से पहले क्या होता था, यूपीपीसीएल का सीधा रहता था कि 150 क्वेश्चन आते थे, जिसमें से कि वो 200 क्वेश्चन आते थे, जिसमें से 150 की टेक्निकल होती थी, तब भी 75% ही होता था। तो वो सिंपल सा अपना एक सिलेबस मेंशन करता था, बट पिछले 2 बार से लगातार ऐसा 2-3 बार से लगातार देखा गया है कि वो ज्यादा टेंशन नहीं लेता और सीधा कह देता है भैया गेट 2021 का सिलेबस है, वही हमारा सिलेबस है, बात खत्म होती है। ठीक है भैया, करेंगे वही वाली चीज। और देखिए हालांकि पेपर में देखा गया है काफी कि जो गेट के 1 मार्क क्वेश्चंस हैं और आईईएस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी पूछे जाते हैं।
पैसे का कितने का फॉर्म है, तो ठीक है भैया 1180 का फॉर्म है, जितना जेई का है उतना ही एई का है। तो आप लोग देख सकते हैं, चाहे आप बाहर के जनरल हो, चाहे आप यूपी के जनरल हो, आपका यहाँ यूपी के ओबीसी भी क्यों ना हो, आपका 1180 रुपये मतलब 1080, मतलब 1080 कह रहा हूँ सॉरी, 1180 रुपये का आपका फॉर्म है। ठीक है, अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, 826 का फॉर्म है। अब हम लोग बात करते हैं मैरिटल स्टेटस। भैया वाइफ आपकी एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए रनिंग में, ठीक है। गर्लफ्रेंड का नहीं बोला कि कितनी होनी चाहिए, बट वाइफ आपकी एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए यहां पर अगर हम लोग बात करें अपने मुद्दे की चीज को, बच्चे मुद्दे की चीज पे बात करें तो यहां पर आप देखिए इसने डेट्स की, जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको देखेंगे वो 12 नवंबर से कार्यक्रम शुरू होगा, मतलब फॉर्म भरना शुरू होगा, और आपका 2 दिसंबर तक बच्चे ये कहानी चलेगी। ठीक है, और जो लोग चालान से पेमेंट करेंगे ना, उन लोगों के लिए 2 दिसंबर ना करके लास्ट डेट 4 दिसंबर करिए। हालांकि चालान से आज की डेट में करता ही कौन है पेमेंट, आप सब लोग ऑनलाइन ही करते हैं। ठीक है, बट जो भी चालान से कर भी लेगा, मतलब मैं उसके लिए बता देता हूँ, चालान निकलेगा ही 2 तारीख तक, तो आप 2 तारीख ही लास्ट डेट मान के चलिए, 2 तारीख के बाद चालान निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बच्चे आपका सेकंड वीक ऑफ जनवरी बोला है इसने, हालांकि जेई में भी यही बोला है इसने, सेकंड वीक ऑफ जनवरी, है ना। तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं और लगभग 2 महीने हैं आपके। ये नॉर्मलाइजेशन का इसने फॉर्मूला दिया है, जो कि हालांकि एक मैंने नॉर्मलाइजेशन के ऊपर वीडियो बनाई भी थी कि नॉर्मलाइजेशन जो है ना, मतलब आमूमन आम स्टूडेंट नहीं समझ सकता। उसके लिए कितने बच्चों ने पेपर अपीयर किया, कितने बच्चे उस शिफ्ट में जो है एक नंबर लाए, और इसने अभी यहाँ नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है कि अगर बच्चे कैंडिडेट्स ज्यादा होंगे तभी वो शिफ्ट डबल करेगा, अदरवाइज नहीं तो शिफ्ट एक ही करेगा। ठीक है, एक ही शिफ्ट का पेपर लेगा, मेंशन किया हुआ है उसने। तो बच्चों फिर मैं उम्मीद करता हूं 2 महीने 2.5 महीने लगभग आपके पास हैं, तो अभी दिवाली या की जो इतनी छुट्टियां हैं उसको छुट्टी ना मान के आप उसमें बहुत ज्यादा काम आपने करना है। ठीक है, तैयार रहिए, जेनिक के चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, और आपके लिए एनालिसिस वगैरह भी पार्ट हम लोग लेके आएंगे। आप जुड़े रहिएगा चैनल से, टेलीग्राम लिंक से, और जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करेंगे। थैंक यू बच्चों एंड हैव अ नाइस डे। जेनिक का भरोसा आप लोग तो काफी रूबरू है कि जेनिक आपका भरोसा नहीं तोड़ेगा। ठीक है, तो बस कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।